महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर सियासत जारी है और इस सिलसिले में आज कुल जमाती मीटिंग इस वक्त हो रही है। बीजेपी ने इसमें शिरकत करने की बात कही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि बीजेपी इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही है। आरपीआई भी इसमें शामिल नहीं है। मीटिंग में फडणवीस और पाटिल दोनों बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले थे, पर वो नहीं पहुंचे। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे, अनिल पर्व, आदित्य ठाकरे मीटिंग में मौजूद है। एमएनएस से नितिन सरदेसाई, संदीप देशपांडे और बालानंद गांवकर मीटिंग में शरीक हैं। राज ठाकरे मीटिंग में शरीक नहीं है। एनसीपी से नायब वज़ीर आला अजीत पवार, वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल मीटिंग में शरीक है। एमआईएम से वारिस पठान कुल जमाती मीटिंग में मौजूद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े। वसीम, लाउड स्पीकर को लेकर आज कुल जमाती मीटिंग इस वक्त जारी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर कुल जमाती मीटिंग शुरू हो गई। बीजेपी और आरपीआई ने कुल जमाती मीटिंग का बायकॉट किया, वो नहीं पहुंचे मीटिंग में। फडणवीस और पाटिल दोनों बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले थे, पर वो नहीं पहुंचे। वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार तनाज़ा जारी है। सरकार ने आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में कौन कौन पहुंचा और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये जो मीटिंग थी ये काफ़ी अहम मीटिंग थी और ऐसे मीटिंग में बाकायदा विरोधी पक्ष नेता जो देवेंद्र फडणवीस है और बीजेपी के बड़े जो नेता हैं इस मीटिंग से दूरी बना ली है। कहीं ना कहीं नाराजगी है साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है या फिर सड़कों पर उनकी गाड़ियों पे हमला हो रहा है, उसे लेकर ये नाराजगी के तौर पे देखा जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी भूमिका रखेंगे कि क्या वजह है कि उन्होंने इस पूरी मीटिंग से दूरी बना के रखी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में ये मामला लाउड स्पीकर को लेकर उठने लगा है कि किस तरह के इसे नियम बनाने चाहिए। इसे लेकर आज जब सरकार बैठक बुलाती है, इस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को दावत दी जाती है, लेकिन उस पार्टी के बैठक से दूर अगर विरोधी पार्टी के नेता रहते हैं तो ये अपने आप एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शायद सरकार की जो काम काज है उसे लेकर नाराजगी है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इस मुद्दे को लगातार भुनाती रही है, इस पर सरकार पर दबाव भी बनाती रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इस पूरी मीटिंग के दौरान अपनी दूरियां बना के रखी। भले ही उन्होंने अपने पार्टी के 3 नुमाइंदों को इस मीटिंग में भेज दिया, लेकिन कई बड़े नेता इससे दूरी बना रखे हैं। तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के नेता अबू हासिम आजमी ने इस मामले पे एक अलग भूमिका लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे वक्त में जो मुस्लिम इलाके हैं मस्जिदों के पास अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बाकायदा वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रही है, अपने आप में एक बहुत दुखद बात यही है कि दो समाज के बीच में तनाव निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोग जो कोई भी धर्म और जाति को उन पे मकोका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, इस तरह की उन्होंने मांग की है। कई पार्टी के जो बड़े नेता हैं इसमें शामिल हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है इस पर लेकर चर्चा की जा रही है। सभी पार्टी के जो नेता है अपनी अपनी भूमिका रख रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, साउंड को लेकर किस तरह से नियमावली जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसे किस तरह से फॉलो करना है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल वसीम, आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर को लेकर, आज जो मीटिंग हो रही है क्या उसी नहज पर बात होगी या उसमें कुछ फेरबदल करके एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? जी जरूर, दोनों मुद्दे पे चर्चा की जा रही है इस पूरे बैठक में। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है खास करके साउंड पोल्यूशंस को लेकर उस पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही मैं सिर्फ लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनकी भी जो लिमिटेशन है उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। जो गाइडलाइंस बनेगी उसके लिए भी गाइडलाइंस बनी जाएगी। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि सभी पार्टियों के अलग अलग ओपिनियन थे इस पूरे मामले को लेकर, तो सभी के ओपिनियन लिए जाएंगे, उसके आधार पर भी नियमावली तैयार की जाएगी और उसके आधार पर सभी को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी ताकि कोर्ट का भी उल्लंघन नहीं हो और जो राजनेताओं के जो लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी जाहिर की है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बैनरबाजी की जा रही है, तो ये सब रोकने की कोशिश यहाँ पे सरकार की तरफ से की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि अजान, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मामला यहीं ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। एनसीपी लीडर फहमीदा ने एक ख़त लिखा है और उसमें कहा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं या मजहबी रसूमात जो भी है वो अदा करना चाहती हैं। एनसीपी कारकुन फहमीदा हसन ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ये ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा के साथ मजहबी दर्स देने की उन्होंने इजाज़त मांगी है। 23 अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वजयणम नमो लोय सवसानुनम एसो पंच नमोकारो सब पाव फणासणो मंगलांच सवेसी पडमंग हवई मंगलम। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठन के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के प्रमुख है, तो उनको जो राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते उनको उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। इसके लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है, बस अपने देश के लिए काम करना है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था, हमारे देश को कैसे हम आगे लेके जाए और जो लोगों की समस्या है, सबसे पहले तो मैं गृहिणी होने के नाते हमारे रसोई घर में जो एक दबाव पड़ा है बड़ा, वो दूर करने की हम बात करेंगे। हम देश हित में, राष्ट्र हित में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल पार्टी लाइन से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि जो युवा लीडर है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब इनका अगला कदम क्या होगा, अभी इस पर तजस्सुस बरकरार है। ज़राए के मुताबिक पार्टी बीजेपी लीडरों के हार्दिक जो है वो बीजेपी लीडरों के राब्ते में और जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। वाज़ेह है कि हार्दिक पटेल पार्टी क़यादत से लगातार नाराज़ चल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी में नौजवान लीडरों की कोई कदर नहीं है। तो कांग्रेस से युवा जो लीडर हैं, जो नौजवान लीडर हैं, वो कई जगहों से खबरें लगातार आती रही हैं कि वो नाराज़ चल रहे हैं। अब हार्दिक पटेल के ताल्लुक से आया, उनका कहना है कि वो भी पार्टी लाइन से खुश नहीं है। जो नौजवान लीडर हैं उनको उनकी कदर नहीं होती है, उनको जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अनूप से, जो इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, खबर आ रही है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस से नाराज हैं, क्या आप रास्ता बदल सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, कुछ खबर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये लगातार कुछ दिनों से प्रयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पटेल दूसरी पार्टियों के संपर्क में है, कांग्रेस से नाराज हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हार्दिक पटेल बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में है। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के अंदर खाने चर्चा में जुटी हुई है कि हार्दिक पटेल के आने से पार्टी को कितना फायदा होता है, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पटेल नरेश पटेल, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नरेश पटेल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में, और जिस तरीके से हार्दिक पटेल की बातें नहीं सुनी जा रही है कांग्रेस के अंदर, इसको लेकर के हार्दिक पटेल खासा खफा है, नाराज है कांग्रेस पार्टी से। ऐसे में लगातार वो अपने ऑप्शन को तलाश रहे हैं। बीजेपी एक बड़ा ऑप्शन है क्योंकि गुजरात में सीधे जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो ऐसे में देखना होगा कि हार्दिक पटेल किस पार्टी में जाते हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में आगे किस तरीके से ये स्टेप लेता है, किस तरह से पार्टी में वो ज्वाइन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, इसलिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल अनूप, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं इसका भी, जो नौजवान लीडर हैं, जो युवा पीढ़ी के लीडर हैं, जो कांग्रेस में शामिल हैं, उनको वो जगह नहीं मिल रही है, वो इज्जत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए ये बहुत दिनों से ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है। जो सर सिंधिया, आरपीएम के तमाम बड़े नेता हैं जो
कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी आ चुके हैं। अब चूंकि गुजरात में चुनाव है, ऐसे में गुजरात के जो पहले जो कांग्रेस में शामिल हुए, हालांकि उनका अपनी पहचान रही है, अब चूंकि उनकी बातें नहीं मानी जा रही है, उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में वो ऑप्शन तलाश रहे हैं। बीजेपी की बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी का जो एक नीति है कि जो भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा, हालांकि लगातार जो है हार्दिक पटेल नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं। ये देखना होगा कि बीजेपी, चलिए बिल्कुल वो कुछ इंतज़ार हमको करना पड़ेगा, उसके बाद वो जिन लीडरों के राब्ते में उसके बाद क्या फैसला लेते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा, उनके शौहर एमएलए रवि राणा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। कल जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसको लेकर उन्होंने रुजू किया है। राणा जोड़े ने इनके खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज 2:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर के बाद अदालत समाअत करेगा। ख्याल है कि राणा जोड़े ने वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिस पर हंगामा बरपा हुआ था। उसके बाद से ये कार्रवाई की गई थी। तमिलनाडु की यूनिवर्सिटियों में अब वाइस चांसलर के तकर्रुर का इख्तियार खुद रियासती हुकूमत को होगा। रियासती असेंबली में इस हवाले से पेश की गई बिल को मंजूर कर लिया गया है। सर्च कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर रियासती हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की गई थी। बीजेपी ने करारदाद के खिलाफ बाइकआउट किया। ख्याल है कि तमिलनाडु में रियासती हुकूमत की इमदाद याफ्ता 13 यूनिवर्सिटियां हैं। वज़ीर-ए-आला एम.के. स्टालिन ने हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा किया। इन्होंने कहा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वाइस चांसलरों की तकर्रुरी रियासती हुकूमतें सर्च कमेटी की सिफारिश की बुनियाद पर ही करती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कर्नाटक में एक तनाज़ा ख़त्म नहीं होता कि दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाता है। अब जो मामला शुरू हुआ है वो स्कूल को लेकर हुआ है। एक स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल है, वहाँ पर बाइबल पढ़ाने को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। हिंदू तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस स्कूल में बाइबल की तालीम दी जा रही है। 100 साल कदीम क्लियरेंस स्कूल के निज़ाम तालीम पर चंद हिंदू तंजीमों ने सवालात खड़े किए और ये बात कही है कि स्कूल में दस्तूर हिंद के खिलाफ वर्जी हो रही है। हिंदू जन जागृति तंजीम का इल्ज़ाम है कि स्कूल में निसाब के साथ बच्चों को बाइबल की तालीम दी जा रही है। दूसरी जानिब हाई स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज मैथ्यू ने कहा कि स्कूल की एक पॉलिसी से समाज में चंद लोग नाराज़ है, लेकिन ये तालीमी इदारा कानून के मुताबिक खिदमात अंजाम दे रहा है। बाइबल की तालीम पर सामने आए एतराज़ के बाद स्कूल इंतजामिया वकला से राय मशवरा कर रही है और जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। I want to tell you that we are aware that some people in society are upset about one of the policies of our school. We are a peace-loving and law-abiding school. We have consulted with our advocates in this matter and we will follow their advice in keeping with the law of the land. We will not break the law of the land. That is our affirmation. For 100 years we are here and we will continue to be a society building school. I am not commenting on any question. Let our advisors tell us and we will issue a press statement. I am sorry, no comment on this. You give your questions to me and I will give it to our lawyers. They will prepare a press release and they will. और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहां हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। रऊफ, कर्नाटक में तनाज़े का दौर ख़त्म नहीं हो रहा, एक ख़त्म हो रहा है कि दूसरा शुरू हो जा रहा है। अब नया तनाज़ा जो है स्कूल को लेकर आ रहा है, क्रिश्चियन स्कूल का, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, 100 साल कदीम क्लियरेंस हाई स्कूल, इस स्कूल के ताल्लुक से कल से तनाज़ा पैदा हुआ है और ये इल्ज़ाम हिंदू तंजीमों ने आयद किया है कि यहाँ पर बाकायदा बाइबल की तालीम दी जाती है। स्कूल के अगराज व मकासिद में ये बात यहाँ पर तहरीर की गई है कि बाइबल भी इस यहाँ के तालीमी निज़ाम का एक हिस्सा होगी। ये बात स्कूल के अगराज व मकासिद में शामिल है। तो लिहाजा इस पूरे मामले पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं कि यहाँ पर बाइबल की तालीम बाकायदा दी जा रही है, सिलेबस के साथ, स्कूल के निसाब के साथ बाइबल भी पढ़ाई जाती है, तो इसके बाद जो है हिंदू तंजीमें यहाँ पर चिराग पा हुए हैं
हिंदू जन जागरण वेदिके ने जो है बाकायदा इस के खिलाफ जो है आवाज उठाई है और इस सिलसिले में जो है फौरी तौर पर स्कूल इंतजामिया से वजाहत तलब की है, जबकि स्कूल की इंतजामिया ने क्लियरेंस स्कूल की इंतजामिया जैसा अभी हमने सुना कि प्रिंसिपल ने बात कही कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में जो है स्कूल इंतजामिया के वकला से रुजू हुए हैं, जल्दी राय मशवरा करने के बाद एक बयान जारी करेंगे। फिलवक्त उन्होंने ये कहा कि जो भी मामलात हैं वो अब तक यानी कि क्लियरेंस स्कूल जो है रऊफ बाइबल की जो बिल्कुल रऊफ बाइबल की जो तालीम दी जा रही है वो क्या अभी हाल में शुरू हुई या जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से ये सिलसिला चल रहा है? जैसा कि अभी बताया गया कि 100 साल कदीम स्कूल है और क्रिश्चियन मिशनरीज ने से कायम की थी और यहाँ पर जो है बाइबल की तालीम का जो हिस्सा है वो कब से शुरू हुआ ये अभी इसकी वजाहत हासिल नहीं हुई है, लेकिन अगराज और मकासद में ये बात बाकायदा तहरीर की गई है कि यहाँ पर बाइबल भी पढ़ाई जाएगी, बाइबल भी बुनियाद होगी तालीमी इदारे में। लिहाजा अभी तक ये अहम बात यह है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तकरीबन 600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के वालिदैन की जानिब से कोई एतराज सामने नहीं आया है। लेकिन अब अचानक ये मामला उठ खड़ा हुआ है, तो इसके बाद जो है रियासत के वजीर तालीम BC नागेश का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो है वो मुतल्लका हुकाम से बात किए हुए हैं कि क्या ये पूरे स्कूल में क्या कुछ चल रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदू तंजीमें ये बात कह रही हैं कि यहाँ पर जो है आउट ऑफ सिलेबस बाइबल पढ़ाई जा रही है, यानी कि सिलेबस स्कूल का सिलेबस जो आम सिलेबस रहता है वो सिलेबस है, वो निसाब मौजूद है, साथ में बाइबल की भी तालीम इस यहाँ की एक हिस्सा है। तो इस लिहाज से इन्होंने एक इल्ज़ाम आयद करने के बाद स्कूल की इंतजामिया ने आज एक बयान भी जारी किया है। तो देखना ये होगा कि आइंदा किस तरह के हालात यहाँ पर बनते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जो है पीके की बैसाखियों पर इस वक्त चल रही है। नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन के वायरल वीडियो पर कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वायरल वीडियो में किसी मखसूस तबके के लोगों की दुकानों से सामान ना लेने की या ना खरीदने की अपील की जा रही हो। दूसरी जानिब MF हुसैन के मुतराज़े पेंटिंग पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा हिंदुओं की तजलील में खड़ी रहती है। लाउड स्पीकर तनाज़े पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुल्क में हर एक को आज़ादी का हक है, बशर्ते कि किसी की आज़ादी की खिलाफ वर्जी ना हो। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं रखते। हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना होता। बहन प्रियंका जी ने, आप ध्यान दें इस बात पे, किसकी पेंटिंग, MF हुसैन जी की पेंटिंग खरीदवाई, ऐसा बयान ईडी में आया है। ये वही MF हुसैन हैं जिन्होंने हमारी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी। गांधी परिवार पूरा कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करे फिर उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई इस परिवार से सीखे। और उसी कड़ी में 2 करोड़ की एक पेंटिंग ईडी पे बयान हो गया, अब तो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा हो उसकी पेंटिंग खरीदवाई। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में खिदमत खल्क में तामीर की गई जामा मस्जिद शमसुल हसन का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। नौतामीर शुदा मस्जिद में हाफिज़ वकारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर कुरैशी चिश्ती ने नमाज मगरिब की इमामत की।
चिश्ती साहब ने बहुत ताउन किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हाफिज़ साहब के पास जब भी आता हूँ तो मैं सुनकर बहुत खुश होता हूँ कि अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब समझ में आती है तो हाफिज़ साहब किबला के पास है। और जो दर्द दिया जाता है उसका दर्द की कहीं मिसाल नहीं मिलती। मैं बहुत से उलमा से मिला हूँ, बहुत से लोगों के पास जाता हूँ। मैं जब हाफिज़ साहब किबला के पास आता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून नसीब होता है, क्योंकि इनके दिल में सारे लोगों का दर्द भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि सारी कौम के लोग हमारे साथ, चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे के सारा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, अमन की ज़िंदगी गुजारे। और ये एक ऐसा खिदमत खल्क़ का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सेंटर है। मैं तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है ऐसे सेंटर सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जहाँ पर सारे लोगों के साथ एक साथ सलूक किया जाए और उन्हें अच्छी तालीम दी जाए। हाफिज़ साहब किबला एक बड़े नेक इंसान हैं और हमेशा इबादत करते हैं और लोगों को अच्छा दर्ज देते हैं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोग अपने अपने मज़हब की बात करते हैं और हाफिज़ साहब किबला सारे हिंदुस्तान में रहने वालों की बात करते हैं, उनको खुशहाल देखना चाहते हैं और सारों के लिए दुआ करते हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस यूक्रेन में अपने जो मकासद थे, जिस मकासद को लेकर उसने हमला किया था, उस मकासद में वो पूरी तरह से नाकाम होता नज़र आ रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा ने कीव का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने सर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अगर यूक्रेन के पास सही हथियार हो और उसे हिमायत मिले तो वो जंग जीत सकता है। ऑस्टिन के मुताबिक जंग में जीत हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर जुल्म ढा रहा है, लेकिन यूक्रेन के जवान डटे हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद $700 मिलियन की फौजी मदद देने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर ने इमदाद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से अकोला में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कई बड़े लोगों ने भी शिरकत की, जिसमें शहर के मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। आम लोगों ने भी इसमें जमकर शिरकत की। इस दौरान पार्टी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर ने अमरावती से रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट राणा परिवार पर सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही राज ठाकरे के मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम को गैर ज़रूरी उन्होंने करार दिया है। सवाल ये है कि सरकार ने ये पाबंदी तो नहीं लगाई थी कि आप हनुमान चालीसा का पठन नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा था कि जहां आपको हनुमान चालीसा का पठन करना है वहां की परमिशन लीजिए। आपकी जगह अगर सही हो तो हम लोग आपको परमिशन देंगे, ऐसी परिस्थिति है। और इसलिए उनका जो आंदोलन था ये गलत था, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि 3 तारीख के आंदोलन में कुछ होगा नहीं, शांतिपूर्वक 3 तारीख बीत जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस